लिक्विडिटी एनालिसिस किया था, सॉल्वेंसी एनालिसिस किया था, इक्विटी मैनेजमेंट कैसा किया था, और भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फोकस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वही सब था। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की, कि कंपनी अपनी इनकम को कैसे मैनेज करती है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करती है, अपने प्रॉफिट्स को कैसे ग्रो करती है, और अपने शेयर होल्डर के लिए अर्निंग्स प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल वो कैसे अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, अपनी अर्निंग्स को ग्रो कर रही है, अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही एफिशिएंट कर रही है, और अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पीएनएल स्टेटमेंट को देखने का। तो हम एक एग्जांपल के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसमें हमने अभी तक देखा है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता, हर एक आइटम का मीनिंग नहीं पता। तो हर एक आइटम का मीनिंग क्या होता है ये हमें मेजॉरिटी देखना होता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। ये एग्जांपल है टेक महिंद्रा का, यहाँ पे कोई भी एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं इस कंपनी को, इसको जस्ट एक एग्जांपल से ले रखा है कि टेक महिंद्रा या फिर किसी भी बैलेंस शीट को या पीएनएल स्टेटमेंट या कैश फ्लो को हम देखते हैं, तो सबका फॉर्मेट सेम है, सबका स्ट्रक्चरिंग सेम है, सबके आइटम्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे। कुछ चेंजेस होंगे तो वो बस नेमिंग में होगा, और रुपीस मिलियन में है, किसी का करोड़ में डेटा होता है, किसी का लाख में होता है, किसी का थाउजेंड में डेटा होता है, तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसमें हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की 2024 एंड 2025 की पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में, कि कैसे उसकी इनकम बनी और कैसे उसने एक्सपेंसेस को मैनेज किया, पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा रहा, एंड सो ऑन चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम पार्ट। सो सबसे पहले जब आप पीएनएल स्टेटमेंट को देखते हो, तो पीएनएल स्टेटमेंट में आपको सबसे टॉप पे दिखेंगी ये दो तीन आइटमें, जो कि हैं आपकी इनकम पार्ट। इसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, और थर्ड जो आइटम मिलेगा वो आपको मिलेगा टोटल इनकम, ठीक है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम में इतना सा डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डे टू डे ऑपरेशंस जो बिजनेस कर रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटीज करता है बिजनेस, उससे जो वो पैसा कमा रहा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट अदर इनकम, तो अदर इनकम है जो कंपनी अपने ऑपरेशन से ना कमा के किसी और चीज़ों से कमा रही है। लाइक उस कंपनी ने टेक महिंद्रा एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब अगर मान लेते हैं उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है और उससे कुछ रिटर्न आ रहा है, तो वो उसकी अदर इनकम है। या फिर फॉर एग्जांपल उसने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जांपल उसने किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो स्टॉक से जो डिविडेंड आ रहा है, या फिर उनको बेच के जो पैसा आ रहा है, हो सकता है ना, या फिर इसने कोई बिल्डिंग, इसके पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी जो इसने बेच दी, उससे जो पैसा आ रहा है वो अदर इनकम का पार्ट है, क्योंकि वो रेगुलर ऑपरेशंस नहीं है, राइट, वो डे टू डे ऑपरेशंस नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम नहीं आ रहा है, राइट। सो दो टाइप की इनकम होती है किसी भी बिजनेस की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। किसी भी स्टेटमेंट में आप देखेंगे दो आइटम्स आपको मिलेंगे। सो इन दोनों को सम अप करके मिलता है हमें टोटल इनकम। देन विल टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस हमें देखना होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो कुछ खर्चा भी होगा, राइट, तभी आपका प्रॉफिट्स बचते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं हर बिजनेस के। जैसे ये आईटी बिजनेस है तो उसके एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होंगे। आपको मेजॉरिटी जो ये एक्सपेंसेस है ना, जो इन फ्रंट देख रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपको दूसरी स्टेटमेंट में भी देखेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट होता है बिजनेस का वो होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि कितना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आई। लेकिन यहाँ पे आईटी बिजनेस है तो आईटी बिजनेस के लिए अदर एक्सपेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें, राइट। उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के जो एक्सपेंसेस होंगे वो हैं एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। बिकॉज अगर आप देखोगे तो 2,96,000 मिलियन यहाँ पे जा रहा है इनका। इसको हम फिर से हाईलाइट करते हैं। 2,96,000 इसका सिर्फ एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में जा रहा है, मतलब पूरा एम्प्लॉई बेनिफिट में जा रहा है, और उसी से वो अपनी जो आईटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा पा रहा है टेक महिंद्रा। और उसके जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो हैं कुछ 58,000, 3,000, 1,000। एंड यहाँ पे अगर आप अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अदर एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको जो नोट नंबर 34 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। बिकॉज एक पीएनएल स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस दिखाना बहुत ही हैवी हो जाता है, राइट, पूरी स्टेटमेंट हैवी हो जाएगी। आपको वैसे ही नंबर्स का एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे तो और एक्सपेंसेस आ गए तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी।
तो होता क्या है, एक नोट नंबर बनाया जाता है, उस नोट में वो सारे एक्सपेंसेस मेंशन कर देते हैं, उसका टोटल हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे नोट नंबर डाल देते हैं कि 34 नोट नंबर में आपको ये मिल जाएगा। ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के होते हैं एक्स्ट्रा। मेजॉरिटी जो हैं टेक महिंद्रा के वो यही खर्चे हैं और ऐसे ही आपको दूसरी कंपनीज के भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये टेक कंपनी है, कोई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको बेचती है मार्केट में, तो उसकी मेजॉरिटी एक्सपेंस पता कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट को दिख रहा है ना, यहाँ पे टॉप पे ही आपको दिख जाता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बिकॉज वो उसके मेजॉरिटी खर्चे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, राइट। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस की उसने कैसे मैनेजमेंट किया है, लेकिन हमें यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज आपने इनकम कमाई उसमें से कुछ खर्चे करे तो आपका टैक्स भरने से पहले की इनकम आ जाती है। उसके बाद आप कुछ टैक्स पे करते हो। अब टैक्स के भी टू टाइप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक है करंट टैक्स और एक है डेफर्ड टैक्स। अब जो करंट टैक्स होता है और डेफर्ड टैक्स होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि करंट टैक्स, करंट वर्ड क्या कहता है, करंट फेस की बात कर रहा है वो। करंट टैक्स मीन्स जिस साल में आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और जिस साल में आपने जो अर्निंग्स करी, जो भी पैसा बनाया, उस पे जो आपका टैक्स होगा वो आपका करंट टैक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें डेफर टैक्स की, तो डेफर टैक्स होता है आपका प्रीवियस टैक्स। जैसा कि हमने बैलेंस शीट में देखा था डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, वैसा ही ये कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे पार्ट काम करता है कि पिछले साल का कोई भी टैक्स अगर आपका पेंडिंग है या आपने सरप्लस पे कर दिया है, वो इस साल में एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले साल कुछ टैक्स एडवांस में पे कर दिया था, तो वो इस साल आके एडजस्ट हो जाएगा कि आपसे जितना भी टैक्स लेना था उसमें से पहले वो एडजस्ट किया जाएगा, फिर आपसे फाइनल बैलेंस लिया जाएगा। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं तो 18,000 मिलियन का मेरा टैक्स बनता था इस साल का, लेकिन ऑलरेडी मैंने पिछले साल कुछ 4,000 टैक्स पे कर दिया होगा। पिछले साल मैंने 4,000 टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा जिसकी वजह से वो माइनस हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है माइनस हो रहा है, तो मेरा फाइनल टैक्स क्या बनता है? 14,000 मिलियन। और जितना ज़्यादा बिजनेस के लिए होगा ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, माइनस होगा क्योंकि इस साल का टैक्स एक्सपेंस उसका कम हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली अगर आपके कुछ खर्चे पिछले साल ही आपने बना दिए थे कि मैं इस साल करूँगा, और इस साल जब आप पे वो खर्चा आया और आपने उस पैसे को उठा के यूज़ करा, तो आपकी जेब से कुछ नहीं गया, पिछले साल वाला जो पैसा था वो आपने यूज़ कर लिया। ऐसे ही गया उसकी जेब से, लेकिन फिर भी आपको एक बेनिफिट होगा। इस साल उसको 18,000 पे करना पड़ता है, लेकिन 4,000 मिलियन ऑलरेडी उसने पे कर रखा था, तो 14,000 मिलियन उसको पे करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग्स बढ़ जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं 4,000 नहीं पे कर रखा होता तो यहाँ पे आ जाता 38,000 मिलियन मेरा प्रॉफिट बचता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने पिछले साल कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे पास 42,000 मिलियन प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक। और हाँ, फिर उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, राइट। ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 42,000 मिलियन। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अर्निंग पर शेयर बेसिकली आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जितने भी शेयर होल्डर इस कंपनी में हैं, उनको अर्निंग्स, जो अर्निंग्स है उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो उनको पर इंडिविजुअल को कितना शेयर मिला उस प्रॉफिट में से, एक शेयर होल्डर को इस पूरे प्रॉफिट में कितना शेयर मिलता है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। अब ये कैसे पता चलता है कि कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे? बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीका अगर हम देखें, पिछले साल 26 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा था, प्रॉफिट कम होगा तभी 26 मिला। इस साल मुझे 48 रुपीज़ पर शेयर मिला है, प्रॉफिट बढ़ गया ना। अगर प्रॉफिट बढ़ता ही ना, अगर आप देखें प्रॉफिट बढ़ता ही ना, तो यहाँ पे मेरा 26 होता, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट बढ़ चुका है तो मेरा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा। ऐसे एक बेसिक एनालिसिस किया जाता है जब आप प्रीवियस कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो। बट और भी तरीके होते हैं, जो कि मेन तरीका होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि कंपनी का जो भी अर्निंग पर शेयर है वो ग्रोइंग स्टेज पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करिए, आपको पता चल जाएगा कंपनी का डिक्लाइनिंग स्टेज है, बट सिर्फ एक साल से नहीं, कम से कम लास्ट के 5 to 10 ईयर से अगर वो ग्रोइंग स्टेज पे है तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देगी। लेकिन अगर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है कि और बुरे रिटर्न से एग्जिट का टाइम आ चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स, बट अभी के लिए हम सिर्फ ये समझेंगे कि अर्निंग पर शेयर पीएनएल स्टेटमेंट ये होता क्या है। पीएनएल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स की बात होती है। इनकम मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस एफिशिएंट होने चाहिए और प्रॉफिट्स
कंसिस्टेंट होने चाहिए बिजनेस के, या फिर ग्रोइंग होने चाहिए, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे विद रेशियो एनालिसिस और परसेंटेजेस टर्म्स में हम बात करेंगे कि कैसे हम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं कि आइदर दिस कंपनी इज इन्वेस्टेबल और नॉट। लाइक सजेशन नहीं है कि टेक महिंद्रा इज अ गुड और नॉट। जो भी हम एनालिसिस पार्ट करेंगे इसके अंदर, वो एक सजेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ एनालिसिस पार्ट कि हम किसी भी कंपनी के अंदर कैसे एनालिसिस करते हैं, पोजीशंस कैसे बनानी है, स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, वो आपको ही करना है। जस्ट हम इसमें बात करेंगे कि कंपनी कैसे अपने आप को मैनेज कर रही है और कंपनी अपने आप को कैसे ग्रो कर रही है, राइट। विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और कैसे ये हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। थैंक यू सो मच।